आपका जो बचपन है वो भी फौजियों के बीच में ही बीता है। आपके पापा की एक शॉप थी कैंट में शायद, जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है, और आप वहाँ जब अपने शुरुआती स्कूल डेज होते हैं तब आपने एक एकेडमी ज्वाइन करी और आपकी क्रिकेटर बनने की जो शुरुआत थी कह सकते हैं वहाँ से हो गई थी। तो फौजियों के बीच में आप रहते थे, तो उस टाइम पे कैसा माहौल होता था, मतलब क्या स्पिरिट मिलती थी आपको एक वहाँ पे? वो सुबह उठने का जो डिसिप्लिन आया ना वो वहीं फौज से आया जी। क्योंकि दोस्त के फादर सूबेदार हैं तो उनको सुबह दौड़ने जाना, पीटी होती थी, तो 5:30 बजे वो निकलते थे, तो अंकल के पीछे पीछे हम लोग भी निकलते थे क्योंकि उनके बच्चों पे प्रेशर रहता था कि उन्हें भी उठना है, तो उन बच्चों का प्रेशर हम पे भी रहता था कि हमें भी साथ जाना है। तो वहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम, सारे बच्चे कैंट के सुबह डिसिप्लिन भागते थे, ग्राउंड जाते थे, रनिंग करते थे, मैचेस खेलते थे, और हमें विरासत में मिली थी फौजियों को जो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो लॉन्ग जंप के लिए चाहे रस्सा चढ़ना, ये हमें विरासत में फ्री में मिला हुआ था, तो हम लोग वो चीज करते रहते थे। वो जो डिसिप्लिन मूड था वो लाइफ में बचपन से ही इम्प्लीमेंट बन गया था कि हम आज मैच खेलने जाना है, तो मैच खेलने जाना होता था 5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पहुंचोगे कैसे? या तो साइकिल चला के जाओगे, साइकिल भी नहीं थी तो दौड़ते हुए पहुंचते थे। आज मैं इमेजिन करता हूँ कि हम लोग बचपन में 5 किलोमीटर मैच खेलने जाते थे दौड़ते हुए, तो शायद वो किडबैग का वजन तो हमने कभी आता ही नहीं कि कितना होता है, जो आज हम घसीट के ट्रॉली में लेके जा रहे हैं, तब हमने आंका ही नहीं हो, तो पीठ पे लेके हम भाग जाते थे। तो वो तब वो जगह, मैं बताता हूँ ना, हमेशा हमें एक माहौल क्रिएट करना चाहिए, एक जगह बनानी चाहिए, लोग उस जगह को जाने की, वहाँ पॉजिटिविटी है, वहाँ जाने से फायदा होगा। जी। बेसिकली आपने एक किस्सा और बताया था अपनी लाइफ का, जो आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था उन दौरान, वो आपके भाई थे, और आज वो यूएस सिटीजन है और मिलियनर कंपनीज में डायरेक्टर हैं, काफ़ी अच्छा वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और जब वो आपको सपोर्ट करते थे तो क्या फीलिंग आती थी? क्या वाकई में एक ऐसा भाई होना सबके पास तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास था? मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे ऊपर मेरे भाई की ब्लेसिंग थी। मतलब आज मैं रिकॉल करता हूँ ना कि आज मुझे बहुत बड़ी ज़रूरत है जी, तब भी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। क्या आज भी आप दोनों का रिलेशनशिप वही है? वैसे ही, बिल्कुल सब कुछ आप शेयर करते हैं? सब कुछ शेयर करते हैं, सब तो कुछ है। बचपन में तो हमारे मुद्दे अलग होते हैं, वो आपको इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती थी वो कहते थे कि तुम पढ़ा करो, फ्री नहीं बैठा करो, कुछ ना कुछ अपब्रिंगिंग कराते थे। तो अभी वो आपको क्या बोलते हैं कि सतीश अब तुम क्या करो, इस मूड पे आके क्या पढ़ो, क्या लिखो, ऐसा कुछ सजेशन देते हैं क्या? नहीं, वो हमेशा मेरी ग्रूमिंग का बहुत ध्यान रखता है। वो मुझे और आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है, क्योंकि वो यूएस में रहता है, उसका एक कल्चर है, वहाँ की फिटनेस कल्चर को मुझे बोलता है कि तुम्हें फॉलो करना चाहिए, कुछ नया करो, कुछ नए प्रोग्राम्स आए वो देखो, कुछ चीज़ें पढ़ो, इम्प्लीमेंट करो अपने ऊपर, और डिसिप्लिन होते जाओ लाइफ में। उसको लगता है जितना आप डिसिप्लिन होते जाओगे लाइफ में, आप और प्रोडक्टिव होते जाओगे। और जैसे आपने अपने घुटने की सर्जरी के बारे में बताया, तो उसका भी एक बहुत अच्छा किस्सा है, और मतलब बहुत इमोशन भरा ही है कि जब आप कुछ क्रिकेट वगैरह प्ले कर रहे थे या फुटबॉल मैच खेल रहे थे, आपने बोला था क्रिकेटरों को बारिश में फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होता है, कीचड़ में खेलते रहते हैं। बहुत, हम लोग बहुत खेलते थे। और जब आपने खेला तो एक ब्रेक की आवाज आई, हड्डियां चटक गई थी उस टाइम पे, और फिर आपको पता चला कि मेरी अब घुटने की सर्जरी होने वाली है, और 3 महीने बाद वो सर्जरी हुई थी। तो वो क्या मूवमेंट था उस टाइम पे कि घुटना तो गया, अब क्या? घुटना गया, करियर गया, आप चल नहीं पा रहे हो, आप सोच कैसे सकते हो कि आप इंडिया खेलोगे या आप जीवन में कुछ करने वाले हो? फिर आप बिस्तर में रहते हो ना, तो वो बहुत नेगेटिव टाइम होता है। मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल 3 दिन थे, मुझे आज भी याद है, और लाइफ टाइम रहेंगे, लाइफ टाइम रहे, क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ ऑपरेशन कराने गया था बॉम्बे हॉस्पिटल, जो मेरी सर्जरी हुई। तो मेरी माँ बिल्कुल मेरे ना बाजू में बैठी रहती थी पूरे टाइम। सर्जरी का जब एनेस्थीसिया का नशा वशा खत्म हुआ तो मुझे याद है मैंने 3 दिन वॉशरूम नहीं गया था, क्योंकि शायद मेरी माँ को मुझे बहुत हेल्प करनी पड़ती जी, वो गंदगी साफ करने के लिए। तो मैंने 3 दिन उस चीज़ का वेट किया कि यार उनको मैं परेशान नहीं करूँगा। वो बॉम्बे हॉस्पिटल की छत पे जाती थी रोज बॉम्बे देखने के लिए। वो बिस्तर से उतर के वो वॉशरूम तक जाने का जो सफर था, वो मेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सफर था कि मैं वहां तक गया हूँ, वहां से जो वापस आया हूँ, क्योंकि आपका पैर में स्टिचेस लगे हुए हैं और आप ऐसा लगता था जैसे पैर लटका पड़ा हुआ है, शायद किसी तार से बंधा हुआ लटका पड़ा हुआ, और जैसे वो हिलता था ऐसा लगता था कट गया पैर। तो आप जब वहां तक जाते हो और वहां से वापस आते हो, वो 40 करके वापस आने का जो टाइम था मेरी लाइफ का,
वो मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम। और एक बार और ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था जब बहुत तेज बॉल आई थी और आपका लिप्स नीचे ये मेरा होठ टूटा हुआ है, यहाँ पे 16-17 टाके लगे हुए, और आपने उसको उठाया, और मतलब एक छोटे बच्चे के दिमाग में कैसे आया कि यार लिप्स का टुकड़ा पड़ा हुआ था। हम लोग तो सोचते हैं, तो लिटरली सोच नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा होगा, तो उस टाइम पे हमारा क्या माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड था। मैंने ऐसे, मेरा एक बहुत खास दोस्त है मेरा बचपन का, मोनीश मिश्रा, वो मेरे को ग्लव्स लगाए बैठा हुआ था ऐसे। तो जैसे उसने ऐसे ग्लव्स हटाया तो खून से उसका ग्लव्स भर गया था। तो मैंने ऐसे देखा, कुछ नीचे गिरता हुआ देखा मुझे, तो मैं झुका और मैंने उठा लिया, क्योंकि सर बोल रहे थे चलो चल दो हॉस्पिटल जाना। मैंने उसको उठा के रख लिया अपने साथ, चले गए हॉस्पिटल, वो काम आ गया। उस टाइम पे ये सब सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि आपका माइंड काम करना बंद हो जाता है कि मुझे क्या हुआ है एक्चुअली पता ही नहीं चलता ना आपको, ना दर्द फील होता ना कुछ फील होता, बस आपको कुछ ऐसा सुन सी आवाज आती है कि कुछ सुन सी आवाज चल रही है और कुछ हो रहा है। तो आपका जो क्रिकेट लाइफ का सफर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी उसमें अलग अलग तरीके के मोड आए, ब्रेक डाउन्स भी हुए, हैप्पीनेस भी आई। आपने बताया था कि आपको रात रात भर नींद नहीं आती थी, बच्चे रहते थे, आप बार बार उठ के देखते थे कि अभी 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, कब सुबह हो जाए। तो आपने उसमें एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जब आपके सपने बहुत बुलंद होते हैं, आप कुछ पाना चाहते हो जीवन में, तो आपको नींद भी नहीं आती है, एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो आप आजकल के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं रील्स पे, इंस्टाग्राम कल्चर काफी ट्रेंडिंग में है, लोग अपना भविष्य छोड़ के ऑलमोस्ट सोशल मीडिया पे शिफ्ट कर लिया है अपने आप को, कुछ मिले या ना मिले बट लगे हुए हैं। तो वाकई में कुछ सपने तो देखने चाहिए ना लोगों को। सपने देखने चाहिए, सपने देखोगे तभी तो वो सक्सेसफुल होगे, वो सपने तभी तो सच होंगे, लेकिन सपने प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो आज आपने ग्राउंड पे इतना वर्क किया और आप लाइफ टाइम करते आ रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग डिजिटल मीडिया को ही अपना फ्यूचर बना रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि डिजिटल से हट के थोड़ा ग्राउंड रूट रियलिटी को चेक करें? 2 तरह के लोग होते हैं मैम, एक की मुंह पे तारीफ होती है, एक की पीठ पीछे। तो कोशिश करें कि आपकी पीठ पीछे तारीफ जी, आप अपनी इमेज, अपने मेहनत और अपने काम को इस तरह करें ना कि आप जब जहाँ से उठ के चले आए ना, वहाँ आपकी तारीफ होगी, अरे बंदा अच्छा है, बहुत मेहनती है, अच्छा काम करता है, अच्छा सिखाता है, अपने काम से काम रखता है। सबसे जरूरी है वो, मिलियन फॉलोअर्स कुछ नहीं करेंगे, राइट, लेकिन ऐसे 4 लोग आपके लिए अगर बोल रहे हैं ना, जिस जगह पे आप काम करते हो, उस जगह पे आप रोज जाते हो, अगर 4 लोग आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं ना, वही सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से मिलियन फॉलोअर से ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट मैं उसको देता हूँ, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी सराउंडिंग में रहते हो वहाँ आपकी इज्जत हो। राइट। मिलियन फॉलोअर्स होने के बाद आप सबके सामने आओगे, वो आपसे फेक बातें करेंगे, हाँ, लेकिन आप वहाँ से जाओ और आपकी वैल्यू ऐसी है। सचिन तेंदुलकर आज भी रेस्पेक्टफुल है, कोई उनके फॉलोअर्स नहीं देखा कि उनके कितने फॉलोअर्स हैं, किसी को नहीं पता होगा। विराट के पता होंगे, दुनिया के फॉलोअर्स पता होंगे, सचिन तेंदुलकर को किसी के फॉलोअर्स नहीं पता होंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर की आज भी दुनिया इज्जत करती है। तो यही एक फर्क है, और उस फर्क को जानो। बेसिकली अपने आप में आप एक ब्रांड बनिए कि लोग आपको मरते दम तक याद रखें कि सचिन तेंदुलकर नाम का एक बंदा था और जिसने भारत के लिए खेला और काफी बड़े बड़े मैचेस जिताए, वर्ल्ड कप जिताए। तो वाकई में सतीश कुमार, आप भी यही कहना चाहते हैं कि अपने सपनों को बुनिए और उनको पूरा करिए। सपनों को बुनिए, उसको पूरा कीजिए, उस शिद्दत से उस काम के पीछे लग जाइए, और उसमें ये मत देखिए कि उसमें आपका फायदा नुकसान क्या है। और लाइफ में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, जैसे आप एक मैच नहीं खेल पाए थे, तो हो सकता है आज आप इंटरनेशनल क्रिकेटर होते, और जैसे हम विराट कोहली, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, और आज हम सतीश कुमार को भी IPL और ये सब खेलते हुए देख रहे होते, वर्ल्ड कप मैचेस में भी देख रहे होते। तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा मूवमेंट आया कि आप एकदम जो आपको चाहिए था वहां से एकदम आपने अपना हाथ बैक किया और आप पीछे आए। तो उसको आपने कैसे रिकवर किया, और आप लोगों को क्या बताना चाहते हो कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग एट दैट मोमेंट, और हार नहीं माननी है। मैं आज किसी भी बच्चे से मिलता हूँ तो सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि नियम से काम करो। अगर 3 बजे ग्राउंड जाते हो तो जाओ जी। रोज जाओ, आंधी तूफान हो जाओ, कोई वजह नहीं होती, आपको जाना है आप जाओ। हो सकता है आप क्रिकेट का का ना खेल पाओ, क्रिकेट की आप डिवीजन भी नहीं खेल पाओ, लेकिन वो मेहनत आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं इतना बड़ा काम देगी ना। आज जो शायद आप जिस चीज को फेलियर मान रहे हो कि मेरे को कुछ नहीं मिला जीवन में, मैं शायद उसको अपनी सक्सेस मान रहा हूँ कि मेरी जो सेकंड इनिंग है, मैं हेल्थ एंड स्पोर्ट्स में जो काम कर रहा हूँ, फिटनेस पे जो काम कर रहा हूँ, लाइफस्टाइल पे जो काम कर रहा हूँ, उसमें मेरा अच्छा नाम होता जा रहा है, दिन पे दिन नाम है। मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने कहीं स्टॉप लगा के दूसरी जगह अगर मेरे लिए कोई पैरेलल कुछ खोला है तो वो बहुत बेहतर है, शायद उसके बराबरी का।
यस। और मैं मतलब बिल्कुल रिग्रेट नहीं करता उसको। आज आपके पास काफी सेलिब्रिटी ट्रेनर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, आप उनको ट्रेन करते हैं, मोटिवेटर स्पीकर भी आप कह सकते हैं, हम बहुत सारे स्कूल्स में आपको बुलाते हैं, बीइंग अ गेस्ट आपको लोग इनवाइट करते हैं, तो आप लाखों लोगों को अपनी बात बता पा रहे हो, इवन अपना संदेश पहुंचा पा रहे हो सकता है उस लेवल पे पहुंचने के बाद आप ये सब नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता। मैं ब्रांड एंडोर्समेंट कर पाता, लेकिन शायद मैं किसी की पर्सनल परेशानी, भगवान ने मेरे को ऐसे लोग दिए, अंकिता श्रीवास्तव जैसा एक टैलेंट दिया जो वर्ल्ड लेवल पे आज ऑर्गन डोनर होने के बाद इंडिया के लिए मेडल लाती है। राइट। तो ऐसे कई लोग मिले मेरे को कैंसर सर्वाइवल को मेरे को अच्छा करने के लिए। बेसिकली जो लोगों की परेशानी थी, आप जनता से जुड़ पाए, आप लोगों के बीच में जाके उनका दुख दर्द और उनमें एक पॉजिटिविटी फैला पाए, तो इसको हम ज्यादा बड़ी सक्सेस मानेंगे उस चीज से, जहाँ तक मुझे लगता है। वो फेम अलग है, वो ग्लैमर अलग है, उसके लिए तो दुनिया मरती है, नो डाउट, लेकिन इसमें भी सुकून कम नहीं है। राइट, इसमें भी मजा उतना ही है अगर हम देखें तो। इसमें भी सुकून कम नहीं है बस। और आप एक साउथ इंडियन फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और मोस्टली साउथ इंडियंस का होता है कि बच्चा पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करे और एक जो सिस्टमेटिक लाइफस्टाइल होती है कि इतना लोड नहीं लेने का, और जैसे आपके भाई भी कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि आप प्रॉपर एजुकेशन लो और सेटल हो जाओ। तो फिर आपको ऐसा क्यों दिमाग में आया कि मैं स्पोर्ट्स तरफ जाऊँ या स्पोर्ट्स को ही अपना पैशन या फ्यूचर बनाऊँ, या इसमें बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज देखूँ? एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा क्या सोचता है? एक लोअर मिडिल क्लास का बच्चा ये सोचता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब हो, मेरी वाइफ की गवर्नमेंट जॉब हो, राइट, मेरा खुद का घर हो, एक कार हो। ये सब मेरे पास था, ये सब मेरे पास था, लेकिन मुझे कुछ अलग करना था क्योंकि 22 साल की उम्र में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी जी। 2012 में मेरी शादी हो गई थी, मेरी वाइफ गवर्नमेंट ऑफिसर। लेकिन मुझे कुछ नया करना था और मुझे हमेशा से कुछ अलग करना था, और फिटनेस मेरी शायद कॉर्नर ऑफ ब्रेन में ना हमेशा फिटनेस चलती रहती है, शायद वो बचपन से चल रही है, वो फौज में रहने के कारण या खेलने के कारण मेरे हमेशा कॉर्नर में चल रही थी। और जब मैंने वो आम लोगों को देना चालू की, तो बेसिकली आप अगर इमेजिन करोगे, जिम का जो ट्रेनर होता है वो बड़ा बॉडी बिल्डर टाइप होता है। हमारी लेगेसी ये कि हमारे यहाँ एक भी बॉडी बिल्डर टाइप आदमी नहीं मिलेगा, सारे खिलाड़ी टाइप, क्योंकि ये पहला रेवोल्यूशन था भोपाल शहर के लिए कि स्पोर्ट्समैन ने आम इंसान को ट्रेन करना चालू किया। बेसिकली स्पोर्ट्समैन क्या करता है, स्पोर्ट्समैन जब रिटायर होता है तो स्पोर्ट्स की तरफ जाता है, स्पोर्ट्स के बच्चों को ट्रेन करेगा, स्पोर्ट्स की फिटनेस कराएगा, वो आम इंसान को नहीं कराएगा। तो मैंने वो आइस ब्रेक किया, मैंने आम इंसान को ट्रेन करना चालू किया। किस तरह से? स्पोर्ट्स की तरह से। सबको स्पोर्ट्समैन बनाया, कह सकते हैं। हाउस वाइफ भी स्पोर्ट्समैन की तरह ट्रेन होना चालू कर दिया, तो उसके रिजल्ट बहुत ही इम्प्रेसिव थे और लोगों को दिन पर दिन वो दिखता गया। सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उन्होंने चेंजेस देखे कि सीढ़ी चढ़ रहे थे, सांस नहीं फूल रही थी। हम कभी सोचते नहीं थे कि हम 5 किलोमीटर चलेंगे, 10 किलोमीटर चलने लगे थे, 2 किलोमीटर दौड़ने लगे थे। वो एक छोटी छोटी चीजें थी जिसने रेवोल्यूशन लाया, और आज ये सब कुछ उसी के कारण। बेसिकली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो हर इंसान में होनी चाहिए, और आपका कहना भी है कि घर घर तक स्पोर्ट्स पहुंचे और उस मुहिम पे आप काम भी कर रहे हो। स्पोर्ट्स ही एक इकलौती चीज है, सिर्फ स्पोर्ट्स एक इकलौती चीज है जो जीवन में हारना सिखाती है। आप किसी से भी पूछोगे यही बोलेगा स्पोर्ट्स से क्या मिला, वो बोलेगा बहुत अच्छी फिटनेस मिली, बहुत ये मिला, मैं फिट हो गया, मेरे को बहुत पैसा मिला। लेकिन हारना जो चीज है ना, उसे स्पोर्ट्स सिखाती है। जहाँ भी कंपटीशन हो, जहाँ भी कॉम्पिटिटिव चीजें हो, जिम में भी क्यों कंपटीशन स्टार्ट हो गए कि आप हारना तो सीखो। जब 2 टीमें हारती हैं, 2 टीमें लड़ती हैं, एक टीम हारती है, तो वो जो दूसरी टीम है अगर वो हारने के बाद भी खड़ी है ना और इंतजार कर रही है अगले बार का, तो उनसे ज्यादा कोई नहीं सीखा। तो वैसे ही आप जब एक ऐसा कल्चर डेवलप करते हो जहाँ पे 100 लोग आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, उसमें लोग हारना जीतना सीख रहे हैं। जब हारना जीतना सीखते हैं तो मुश्किल घड़ी में फांसी नहीं लगाएंगे, ये तो गारंटी। बिल्कुल। और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो आपको स्ट्रांग भी बनाती है, और एक लाइफस्टाइल जो अपना मूड होता है वो भी आप स्टे पॉजिटिव स्टे हेल्दी भी आप रह सकते हैं इससे। और हमारा एक डायलॉग भी है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसा कुछ आप मूल मंत्र देना चाहते हैं खेले से रिलेटेड? मैं सिर्फ एक मूल मंत्र देना चाहता हूँ कि हर एक परिवार को ऐसी जगह जाने की जरूरत है जहाँ पे खेलो। राइट। आप अफोर्ड नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप ऐसे किसी ग्राउंड की तरफ जाइए जहाँ आप
पारिवारिक वॉक करें, शायद आपका बच्चा चलते 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 किसी एक बच्चे से इम्प्रेस हो जाए या किसी एक सीनियर से इम्प्रेस हो जाए और वो स्पोर्ट्स की तरफ इंक्लाइन हो जाए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो पक्का किसी क्लब में जाएं, जहाँ पिताजी को जो पसंद है वो करें, जहाँ आपकी वाइफ को जो पसंद है वो करें, और अपने बच्चे को किसी भी एकेडमी में डालें। जरूरी नहीं है एकेडमी में जाने से आपका बच्चा, बेसिकली आप सिंपल ग्राउंड में भी भेज सकते हैं खेलने के लिए, जैसे यूजुअली हम लोग भी अपने स्कूल डेज में खेलते थे, बट अभी मैं देख रही हूँ बच्चों ने खेलना भी बंद कर दिया है। डिजिटल यूट्यूब पे गेम्स वगैरह जो डेवलप आप एकेडमी भेजिए, एक सीनियर को देख के या अपने कोच से सुन के, या कोई भी एक ऐसी चीज, या खुद उसने एक शॉट ऐसा मार दिया कि उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो आपको वो प्लेटफॉर्म उसको देना जरूरी है। आप उसको कहीं ना कहीं भीड़ में कॉम्पिटिटिव जगह जरूर भेजें। वो बेसिकली हमारी लाइफ का पार्ट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जैसे आपका जिम है वो भी काफी क्रिएटिव एक्टिविटीज आप कराते हैं यहाँ, कभी फिट ओवर 40, कुछ ना कुछ नया आप ट्राई करते हैं कि कुछ इनोवेटिव किया जाए। तो मतलब जो 40 साल के लोग हैं, बहुत सारे लोग हार मान के बैठ जाते हैं कि अब 40 हो गया, 60 हो गया, रिटायरमेंट है, अब कुछ नहीं करना है, एक बेसिक लाइफ जीनी है, सुबह उठना है, ये वो। तो इसको आपने क्रिएटिव बना दिया ना लोगों के लिए कि अभी भी उनमें एक पैशन रहे। तो जब आप उन लोगों से मिलते हैं तो वो आपको क्या रिस्पॉन्स देते हैं? फिट ओवर 40 में क्या होता है, ये एक ऐसा एज है, एज का ब्रैकेट है जहाँ आप ऑलमोस्ट अपने काम सब सेटल कर चुके होते हो। उसके बाद आप परेशान होते कि मैं करूं क्या और ये वो टाइम है जब आप अपने जीवन का जो आखिरी डेकेड जीने वाले हो, आखिरी 10 साल, उसकी मेहनत आज से आपको करनी है। अगर आप इन 40 वाली उम्र में मेहनत करते हो तो शायद आप जब आप अपने लेट 90s में होंगे या 80s में होंगे तो आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटे ढक्कन खोल दो या मुझे कुर्सी से उठा अपना काम स्वयं कर पाएंगे। और बेसिकली जो इंडिया में कहा जाता है कि 50-60 के बाद एक जो ओल्ड एज हो जाती है कि लोग अपना काम स्वयं नहीं कर सकते और उनको किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। उसके लिए ये आइडल एज होती है 40, जिसके बाद आपको मेहनत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये जो मेहनत है ये आपको आपके बुढ़ापे में काम आएगी। बचपन की जो मेहनत थी वो आपको यहाँ तक ले आई है। और जिम का जो एक कल्चर चल रहा है, ट्रेंड, आजकल जिम लोग आते हैं तो सोचते हैं, या कोई भी बच्चा ट्राई करेगा जिम आने का, उसके दिमाग में एक थॉट आता है कि मुझे बॉडी बनाना है, मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे एब्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इस विचारधारा को कैसे बदला जाए कि जिम सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की ही जगह नहीं है, आप अपने आप को नॉर्मल फिट रखने के लिए भी जिम जा सकते हैं, या इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ? देखिए, हमें ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। बेस्ट फिजिक, वो तो अच्छी फिटनेस करूंगा तो आ जाएगा। क्या स्पोर्ट्समैन की फिजिक अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी। लेकिन अगर मुझे बॉडी बिल्डर बनना, वो एक स्पोर्ट्स है, वो एक स्पोर्ट्स है। और मैं आपको बता दूं, बॉडी बिल्डिंग जिसको भी आसान लगती है, मैं डंके की चोट पे ये बात बोल सकता हूँ, सबसे कठिन स्पोर्ट्स है। क्योंकि उसमें जितना आपको मॉन्क बनना है या अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर देना है, और वो किसी स्पोर्ट्स में नहीं। आपको खाना टाइम पे, आपको लिमिटेड खाना है, आपको सोना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने हार्मोन्स का ख्याल रखना है। तो ये बहुत डेडिकेटेड स्पोर्ट्स है। और अगर आपको ये चीज़ परफॉर्म नहीं करनी है, आप बेसिक जो लाइफस्टाइल है उसको अपनाएं, सीधे सीधे काम करें। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स ही अलग है। अगर बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स ईजी होता तो शायद ओलंपिक में होता। राइट। और मार्केट में आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जिनको लोग यूज कर रहे हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, और बट वो ले रहे हैं। कुछ रिएक्शंस भी इसमें देखे गए। नहीं, डाइटरी सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स में फर्क है। डाइटरी सप्लीमेंट्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल खराब नहीं है। वे प्रोटीन जो है वो क्या है, छाछ है, तो कौन मना करेगा खाने के लिए। लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स जो है और डुप्लीकेसी जो है, उसने मार्केट खराब कर रखा है। तो प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, वो उसमें कोई बुराई नहीं। और कोविड के बाद तो डॉक्टर भी रेकमेंड करने लगे हैं कि आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। ओवरऑल जो आपकी जर्नी रही है उसमें आपको कई मुकाम मिले, कई ऐसे भी पॉइंट आए जहां से आपको बैकअप लेना पड़ा, लेकिन फिर भी जो एक जज्बा है कुछ कर दिखाने का, कुछ क्रिएटिव करने का, वो आज सब लोगों के सामने है। तो इस मूवमेंट को आप कैसे लेते हैं अपनी लाइफ में? आप 100 चीजें सोचो, कोई 2 तो होगी, लेकिन सोचने के बाद आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना है। फेलियर तो है, राइट, लेकिन कोई 2 तो आपकी हमेशा से क्लिक करेगी। और वो वही आज बोलते हैं ना, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, नई चीजें खोल रहे हैं।
तो आप जब तक आप, मुझे जिम जाना है कल से, सपोज करो मुझे कल से जिम जाना है, तो मुझे पहला काम बिस्तर से पैर नीचे तो रखना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा। तो मैं अगर वो कोशिश ना करूँ कि मुझे एक अच्छा बैडमिंटन टूर्नामेंट कराना है, मुझे अच्छा क्रिकेट का टूर्नामेंट कराना है, या मुझे कुछ ऐसा इवेंट कराना है जिसमें लोग खुश हो, एक ऐसा इवेंट कराना है कि गैदरिंग हो, तो वो मुझे सोचना नहीं, कराना पड़ेगा। फेल होगा नो डाउट, लेकिन वो फेल होते होते शायद एक दिन ऐसा नया रेवोल्यूशन बन जाए। भोपाल में हमने बैडमिंटन लीग स्टार्ट की थी सबसे पहले, जो एक रेवोल्यूशन बन गया जी। पर वो बाहर साइकिल में बैठा हुआ के चलाते हुए एक थॉट आया था कि ऐसा कुछ करें तो क्या होगा, वो क्या होगा आज भोपाल का सबसे बड़ा है, क्या होगा। वो कोशिश बेसिकली कभी भी कुछ भी स्टार्ट हो सकता है, बस आपको सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, जैसे आपने किया आपकी लाइफ। आपने लहर जिम जाना चालू किया, और क्या हम कह सकते हैं कि भोपाल कोरफिट की शुरुआत भी वहीं से हो गई थी? भोपाल कोरफिट की शुरुआत तो वहाँ से नहीं हुई थी, बस फिटनेस के पैशन की शुरुआत वहाँ से हुई थी, क्योंकि मेरा घुटने की सर्जरी हुई थी। और जब मैं घर में रहता था और मैं अपने दोस्तों से मिलता था, जो मेरे आसपास के लोग थे, वो ये बोलते थे कि तू ठीक हो जाएगा, लेकिन उस ठीक होने के पीछे एक और शब्द बोलते थे, तू अब कभी नहीं खेलना यार, तेरे को सोच समझ के खेलना, तू जिस प्रोफेशन में शायद वो तुम्हें 100% नहीं दे पाएगा। और वही तो मेरी जिंदगी थी जी। तो ऐसे में कहाँ जाना था, रिहैब करने एक जिम जाना था, तो जिम गया, वहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने लगा, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ और बहुत बेहतरीन हो जाऊंगा जी। तो मैंने अपना पूरा टाइम वहाँ स्पेंड करना चालू किया, और जिम में ही मैं पूरे टाइम रहता था। मैं 7-8 घंटे शायद उस जिम में रहता था। वो ट्रेनर मेरा आज भी बहुत खास है, अभी भी मिलते हैं वो आपसे? बिल्कुल बिल्कुल, उनको कोई भी जरूरत होती है आज भी मुझे फोन करते हैं। तो अभी कौन सा डिस्कशन होता होगा उनके साथ? उस टाइम पे आप एक शुरुआत कर रहे थे, या कुछ बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में थे कि करना क्या है, रास्ता था पर मंजिल नहीं थी शायद, अब मंजिल है, या फिर अभी भी आप एक रास्ते की तलाश करते रहते हैं? मैं तलाश रहा हूँ, और मैं अभी भी रुका नहीं, और ना मैं रुकने वाला हूँ। It's not a destiny. No, it's not a destiny. मुझे एक चीज देखनी है जो बहुत बड़ा डिफरेंस है। दुनिया ये कहती है कि स्पोर्ट्समैन और फौजी बहुत अलग फिटनेस वाले लोग होते हैं, लेकिन हाँ वो एक अलग माइंडसेट के लोग हैं। आम आदमी उसके 5% की फिटनेस भी करना चालू कर देना तो वो भी दीवार कूद के भाग जाएगा, ठीक है, समुद्र पार करने लायक बन जाएगा, बस वो सोचे तो। वो एक डिफरेंस छोड़े और उस चीज को करना चालू करें। और कुछ आप कहना चाहते हैं? फिटनेस इन शॉर्ट फॉर्म नियम है। नियम कैसे भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। आप ग्राउंड में जाके पूरे करें, आप तालाब में जाके पूरे करें, आप स्विमिंग पूल में जाके पूरे करें, आप बैडमिंटन कोर्ट में करें या जिम में करें, बस नियम से करें। 365 दिन नियम नहीं चल पाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश करें 365 में से एटलीस्ट 280 दिन अपने नियम को फॉलो करें। बस यही एक मेरा संदेश है।